नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी व्याकरण से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया जाएगा। ये क्लास आपकी या प्रैक्टिस सेट हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें हम सभी लोग जो है 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। क्लास के अंत में आप सभी को बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। 37 प्रश्न में से आप लोग जो है कितने प्रश्न कर पाए हैं, स्कोर आपको जरूर बताना है दोस्तों। अगर आपका स्कोर जो है 32 प्लस निकल के आ रहा है, कितना 32 प्रश्न अगर आप लोग कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा पढ़ाई का स्तर चल रहा है। ठीक है, 32 से अगर कम प्रश्न आपके निकल के आ रहे हैं तो तैयारी करने की आपको हिंदी पर अधिक फोकस करने की अभी ज़रूरत है। चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? बताइएगा कौन सी जो है इसमें से महाप्राण ध्वनि है। क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो महाप्राण का अर्थ समझ लीजिएगा दोस्तों। महा का अर्थ होता है अधिक से। क्या है? अधिक। ठीक है, प्राण की बात करें तो प्राण का अर्थ यहाँ पर हवा से होता है, हवा या फिर श्वास। तो अब हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है, कैसी हवा निकलती है? अधिक हवा निकलती है, तो वो सभी वर्ण आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ध्वनि इनकी भारी ध्वनि निकलती है, हकार जैसी ध्वनि निकलती है। ठीक है, बात करें कौन कौन से वर्ण आपके जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, जो महाप्राण के अंतर्गत दोस्तों आपके वर्ण आते हैं, उनमें से होते हैं हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। कौन सा? हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये का वर्ग है, ठीक है, चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, तो इसका दूसरा और चौथा अक्षर ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसी तरह से ये और ये। तो कहने का मतलब ये पूरी लाइन आपकी यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है? महाप्राण है। ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक महाप्राण है। अब यहाँ पर बोल के देखिएगा, का बोलेंगे तो जो है मुख से कम हवा निकलती है, जैसे खा बोलेंगे खा, तो मुख से जो है अधिक हवा निकलती है। ठीक है, अधिक हवा निकलती है, हकार जैसी ध्वनि निकलती है, भारी अक्षर होते हैं। कैसे? भारी। तो ये आपके जो है दोनों क्या हो गए? 10 जो आपके अक्षर हैं, ये वर्ण हैं, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें समस्त ऊष्म। ऊष्म आपके सा हा, ये जो है ऊष्म है, ये भी आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यही आपके जो है महाप्राण दोस्तों होते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे महाप्राण कौन कौन से होते हैं। तो अब चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घा जो है आपका महाप्राण है, बाकी ये सभी आपके जो है अल्प प्राण है। जा अल्प प्राण है दोस्तों, झा इसके बाद तुरंत आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये महाप्राण हो जाएगा। का अल्प प्राण है तो उसके बाद में खा आएगा, ये महाप्राण हो जाएगा। पा है तो पा के बाद में फा जो है ये महाप्राण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काकल्य वर्ण कौन सा है? बताइए काकल्य वर्ण कौन सा है दोस्तों। आप समझ लीजिएगा काकल्य क्या होता है ना। हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है हमको। प्रैक्टिस सेट है लेकिन कुछ चीज़ें समझनी बहुत जरूरी है। तो काकल्य वर्ण पूछा गया दोस्तों, काकल्य वर्ण कौन सा है? या है, सा है, हा है या फिर णा है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर इसका हो जाएगा हा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हा। तो कैसे हा हो जाएगा दोस्तों? काकल का मतलब होता है जिनका उच्चारण कंठ के नीचे काकल स्थान से होते हैं। कंठ के नीचे का स्थान क्या कहलाता है? काकल स्थान कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो वहीं से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको काकल्य वर्ण जो है कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपका हा आता है। तो यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जो काकल्य वर्ण पूछा जाएगा तो आपका हा जो है वर्ण काकल्य वर्ण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बताइएगा हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो सबसे पहले देख लीजिएगा, इसका जो चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा होता है इसका चिन्ह। अब दोस्तों आधे से अधिक लोग जान गए होंगे इसका प्रयोग क्या होता है ना। क्योंकि हम लोग जो है इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा में आ रहे हैं, लेकिन इनका हमको जो है नाम नहीं पता, इस वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रश्न का उत्तर देने में। तो ये इस तरह से कुछ इसका निशान होता है दोस्तों, यही हंस पद विराम चिन्ह आपका कहलाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? आप लगभग बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, राम के साथ साथ जाता है, जाता है। यहाँ पर हम लिखना चाह रहे थे राम जो है श्याम के साथ जाता है। किसके साथ? श्याम। तो श्याम हम भूल गए, तो यहाँ पर जो है अक्षर छूट गया, उसका संकेत देने के लिए इस तरह से यहाँ पर जो है इस निशान का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यही इसका प्रयोग होता है दोस्तों। इसका एक दूसरा नाम होता है त्रुटि बोधक। त्रुटि बोधक। ठीक है, तो ये इसका दूसरा नाम होता है। ये भी काफ़ी बार इस तरह से भी पूछा जा सकता है। त्रुटि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, तब कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दोनों जो है एक ही होते हैं, नाम दो हैं बस इनके। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बताइएगा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रश्न नंबर 4, क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों? तो शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें तो कलेश या फिर क्लेश या फिर क्लेश क्लेश।
क्या सही उत्तर हो जाएगा इसमें? जो सा है दोस्तों उसके टाइप का ही जो है अलग अलग थोड़ा सा वो है, तो बताना है कौन सी इसमें जो है सा जो सही है वो प्रयुक्त होगी। तो इसमें क्लेश यानी कि ये वाला क्लेश जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये वाला सा इसमें प्रयोग होगा, बाकी ये सभी जो है आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस अगला प्रश्न देखिएगा, एक वर्तनी शुद्ध है उसे चिन्हित कीजिए। एक वर्तनी दोस्तों इसमें से शुद्ध है उसको चिन्हित करना है। निरोग, जिजीविषा, अनुग्रहित, अभिप्सित। तो क्या इसमें से सही है दोस्तों? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो आपके गलत हैं। निरोग की बात करें दोस्तों तो निरोग कुछ इस तरह से लिखा जाता है, निरोग। देख लीजिएगा ये चीज़ें काफ़ी काम आएंगी, इनमें जो है काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। तो निरोग ऐसे नहीं, निरोग लिखा जाता है, ठीक है। अनुग्रहित की बात करें दोस्तों तो अनुग्रहित कुछ इस तरह से लिखा जाता है, अनुग्रहित, ठीक है। ये जो रहा है दोस्तों इसका प्रयोग इस तरह से नहीं, ये वाला होता है, री का प्रयोग होता है इसमें, अनुगृहीत, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिप्सित की बात करें दोस्तों तो अभिप्सित जो है वो अभिप्सित लिखा जाएगा, ये इस तरह से इस पर होगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कुछ इस तरह से अगर होगा तब। तो ये जो प्रयोग होता है दोस्तों रा का उच्चारण है इसमें यहाँ पर, और ये जो है री का उच्चारण है, तो इसमें जो है ये री का उच्चारण होगा, अनुगृहीत होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। पशु चर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? बताइए पशु कौन सी संज्ञा है? क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो पशु जो है वो दोस्तों समस्त जाति का बोध करा रहा है। किसका? समस्त जाति का बोध करा है। पशु के अंतर्गत आपके हर एक चीज आ जाएगी, बकरी, भेड़, गाय, बैल, ठीक है। तो समस्त जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मनुष्य, देवता, देवियों और आदमी में कौन सी संज्ञा है? बताइए इनमें कौन सी संज्ञा है? तो मनुष्य को चेक कर लेते हैं दोस्तों। मनुष्य जो है समस्त जाति का बोध करा है ना, कोई स्पेशल तो है नहीं, मनुष्य के अंतर्गत बहुत सारे लोग आते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं जो हैं वो सभी मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। देवता की बात करें दोस्तों तो देवता के अंतर्गत जितने भी देवता हमारे हैं, राम भगवान, कृष्ण, ठीक है, तो वो सभी लोग जो है देवता के अंतर्गत आते हैं, यानी कि समस्त जाति का बोध करा। देवियाँ तो उनके ये भी जो है समस्त जाति का बोध करा रही हैं। आदमी की बात करें तो आदमी भी समस्त जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। आदमी के अंतर्गत कोई एक आदमी नहीं, सभी लोग जो है आते हैं। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगर बात करें दोस्तों मनुष्य, ठीक है, आदमी जैसे यहाँ पर क्या है? आदमी क्या है? आदमी है यहाँ पर जातिवाचक। इसी तरह से किसी का नाम लिख दिया जाए, जैसे मेरा नाम है रितेश, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा देवता यहाँ पर लिखा है, तो राम भगवान का अगर नाम लिख दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है, जैसे राम भगवान, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? बताइएगा कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो वो हो जाएगा तू, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तू जो है दोस्तों वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर बात करें कोई की, तो कोई अगर पूछा जाए तो अनिश्चयवाचक होता है। ये कैसा? अनिश्चयवाचक, ठीक है। इसी तरह से जो की अगर बात करें दोस्तों तो संबंधवाचक होता है, संबंधवाचक। आगे अगर क्या की बात करें तो ये तो सभी को पता होगा, प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न देखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम बताइएगा। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों इसमें से? तो इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में आप सभी लोग जान चुके होंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। चलिए थोड़ा सा इसका विस्तृत वर्णन हम लोग कर लेते हैं। तो वे सभी सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, वे सभी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके होते हैं? तो जो होता है एक, जो, दूसरा सो, ठीक है। इसी तरह से जैसी, वैसी, ठीक है, जिसका, जहां, ठीक है, वहां। तो ये सभी आपके जो है संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें पूछा जाए, यह वही गुड़िया है जो तुमने मांगी थी। क्या है? यह वही गुड़िया है जो तुमने मांगी थी। तो वही भी आपका जो है संबंधवाचक होता है। तो कैसे कह सकते हैं? यह वही गुड़िया है जो तुमने मांगी थी। मैं वही करूंगा जैसा तुम करोगे। मैं वही करूंगा जैसा तुम करोगे। तो जैसा यहाँ पर आ गया है ना, तो जैसा भी आपका क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वह चोरी करता है जो कि गलत है। क्या है? जो, ठीक है। तो जो की भी आपका क्या हो जाएगा? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी आपके शब्द होते हैं ये सभी आपके जो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न नंबर 10। तो संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं विशेषण।
तो इसमें से अनुशासन जो आपका है दोस्तों, सॉरी अनुशासन नहीं, अनुशासित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले, जैसे कि कहा जाए कि वो बहुत ही अनुशासित है ना, तो कैसा है उसकी विशेषता बता दी किसने, अनुशासित ने, तो वो अनुशासित है, ये विशेषण आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका विशेषण हो जाएगा। इसके अंतर्गत जैसे कि समस्त जो रंग आपके होते हैं तो वो भी विशेषता बताते हैं किसी ना किसी की, भाई कैसा है, नीला है, काला है, लाल है, तो जितने भी रंग का नाम आ जाए तो वो सभी आपके विशेषण होते हैं। ठीक है, इसी तरह से किसी की जो है वो बता दी जाए, जैसे कि घमंडी है, क्या है, घमंडी है, दयालु है। ठीक है, तो ये सभी विशेषता बताते हैं, तो इस तरह के भी शब्द आपके विशेषण जो है होते हैं। समस्त रंग आपके होते हैं। ठीक है, समस्त संख्याएं, समस्त संख्याएं, तो जो संख्याएं आ जाएंगी दोस्तों तो वो भी आपके विशेषण होते हैं। ठीक है, सभी के गुण जैसे सुंदर, बुरा, ठीक है, तो ये सभी आपके विशेषण होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए, बताइएगा सकर्मक क्रिया कौन सी है इसमें से। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिएगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती हैं। ठीक है, सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होती हैं, तो सबसे पहले इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिखना। तो किस तरह से ये सही उत्तर हुआ दोस्तों, सकर्मक क्रिया जो होती हैं उसमें कर्म की जो है जरूरत होती है। ठीक है, उसमें कर्म होता है। अकर्मक क्रिया जो होती है उसमें कर्म नहीं होता है। देखिएगा, वह लिखता है, जैसे कि लिख लेंगे वह लिखता है, तो इनमें जो है क्या या किसे लगा करके कोई ना कोई उत्तर हमको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लगा लिए वह क्या लिखता है, तो वह पत्र लिख सकता है ना, वह जो है कविता लिख सकता है, तो यहाँ पर क्या है, कर्म है। ठीक है, क्या लगा करके हमको एक उत्तर मिल रहा है, कुछ ना कुछ वो लिख रहा है, तो ये सभी आपकी जो है सकर्मक क्रिया होती हैं, सकर्मक। ठीक है, इसी तरह से अगर अकर्मक की बात करें दोस्तों तो इसमें कर्म की जरूरत नहीं होती है, क्या या किसे लगाने पर हमको प्रश्न का उत्तर जो है नहीं मिलता है। तो देख लीजिएगा, वह सोता है, तो वह सोता है, वह क्या सोता है, तो ये तो हो नहीं सकता है ना, तो इसमें कर्म की जरूरत नहीं होती, कर्म इसमें नहीं है, तो ये सभी आपकी जो है अकर्मक क्रिया होती हैं, अकर्मक। ठीक है, तो चलना, सोना, मुस्कुराना, ये सभी आपकी अकर्मक क्रिया हैं। तो इसी तरह से आप लोग इनकी पहचान जो है कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ पर क्रिया का कौन सा रूप है, बताइए। माँ ने जो है क्या करवाया, पिताजी से सामान मंगवाया, तो इसमें जो है कौन सी क्रिया का रूप है। तो दोस्तों जब कार्य जो है किसी के द्वारा स्वयं न किया जाए, दूसरे से कार्य करवाया जाए, तो वहां पर जो है प्रेरणार्थक क्रिया होती है। डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जब किसी कार्य को स्वयं न करके दूसरे से कराया जाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक होता है। क्रिया में हमेशा जो है ना क्या लगा होता है, ना या फिर वाना, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मंगवाया है ना, तो इसी तरह से यहाँ पर अधिकतर आपको ना और वाना मिलेगा देखने को, जैसे कि सुलाना, चलाना, सुनाना, लिखवाना। ठीक है, तो ना और वाना जो है क्रिया में आपको लास्ट में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो ये सभी प्रेरणार्थक क्रिया जो है आपकी होती हैं जब कार्य किसी से करवाया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, बताइएगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी दोस्तों, दौड़ना जो है क्या है, कर्मक क्रिया है, तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा दौड़ाना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो है दोस्तों ये हो जाएगा दौड़ाना। ठीक है, द्वितीय जो है प्रेरणार्थक क्रिया जो है ये हो जाएगा दौड़वाना, दौड़वाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैं वहां होकर आया हूँ, क्या कह रहा है, मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, अव्यय पूछा जा रहा है दोस्तों, अव्यय शब्द कौन सा है। तो अव्यय क्या होता है, जिसके रूप में दोस्तों वचन, लिंग, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई भी जो है बदलाव या फिर विकार, ठीक है, नहीं होता है, तो वो सभी अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ जो है ये जो है आपका अव्यय है, यानी कि वहाँ जो है ये आपका अव्यय है, तो वहाँ ऑप्शन नंबर सी में मिला है, तो सी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें जो है कर्ता कुछ भी हो, क्रिया कुछ भी हो, लेकिन अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं की जगह वहाँ पर किसी का नाम लिख दो, जैसे अपना नाम मैंने लिख लिया, तो जो है रितेश वहाँ होकर आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, तो वहाँ में कोई बदलाव नहीं होना है। यहाँ पर आई है, जहाँ यहाँ पर लिख दिया जाए, तो यहाँ पर कुछ लिख दिया जाए सीता, सीता वहाँ होकर आई है, तो इनके कारण जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसीलिए अव्यय कहलाते हैं। तो ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अव्यय कौन कौन से होते हैं, वहाँ, यहाँ, और, जो, तथा, ये सभी जो है आपके अव्यय माने जाते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है बस। यूपी ट्रिपल जो है 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका था सेकेंड शिफ्ट में आपका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, मनोभाव के अनुसार, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है, बताइएगा। हटो जो है ये कौन सा विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है तो है, ये सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उसका भी प्रकार पूछा गया, किस प्रकार का है, तो बताइए। संबोधन है, चेतावनी है, धिक्कार है, विस्मय है, क्या सही उत्तर हो जाएगा 15 का। तो ये दोस्तों चेतावनी है, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए बच्चों, बच्चों, ठीक है,
इसी तरह से अगर लिख दिया जाए हटो, इसके बाद में अगर लिख दिया सावधान, आपने बहुत जगह देखा होगा, ठीक है, सावधान, तो ये सभी आपके जो है चेतावनी के अंतर्गत आते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शब्द स्त्रीलिंग पूछा गया दोस्तों, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो चीन, देवनागरी, पीतल, हिमालय। तो यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सामान्यतः जितने भी पर्वत के नाम है, क्या है, पर्वत के नाम है, वो सभी आपको पुल्लिंग देखने को मिलेंगे। कैसे? पुल्लिंग, ठीक है। तो ये पर्वत का नाम है, तो ये तो आपका पुल्लिंग हो गया। पीतल यानी कि जितनी धातुएं हैं लगभग सभी जो है आपकी पुल्लिंग होंगी, क्या होंगी, पुल्लिंग होंगी, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। इसी तरह से देश के नाम जितने भी हैं वो दोस्तों आपके पुल्लिंग होते हैं, तो इसमें जो है सोचने की कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवनागरी क्या है? देवनागरी एक लिपि है, इसी लिपि में हिंदी भाषा हमारी लिखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सुरेश गीत गा रहा था। क्या है? सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, बताइएगा कौन सा काल है दोस्तों? सुरेश गीत गा रहा था, क्रिया होने का बोध है इसमें, क्रिया होने का यानी कि गीत गा रहा था, इसका तो बोध है, कन्फर्म है, लेकिन उसकी समाप्ति का नहीं। अभी गा रहा है कि गा चुका है, क्या है, उसकी समाप्ति का बोध नहीं है, तो क्या है दोस्तों? तो इसमें आपका जो हो जाएगा अपूर्ण, यानी कि अभी जो है इसकी समाप्ति का बोध नहीं, अपूर्ण है, भूत, ठीक है। तो अपूर्ण भूत यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। था के लिए इसमें जो है भूतकाल का प्रयोग हुआ, यानी कि पहले की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है? बताइए, पूछा गया दोस्तों कौन सा शब्द है जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों रूप जो है समान होते हैं? तो जाति की अगर बात करें तो जातियां इसका बहुवचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातियां, ठीक है। इसी तरह से अगर डाकू की बात करें तो ये जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो डाकू जो है हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। डाकू जा रहे हैं, डाकू जा रहा है, तो हमेशा जो है ये डाकू ही रहेगा। पाठक में गण लग जाएगा, अगर बहुवचन की बात करें तो गण लग जाएगा। वधु का हो जाएगा वधुएं, क्या हो जाएगा, वधुएं, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपका है प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? बताइए इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिया के साथ कभी भी समय, क्या है, समय, या फिर स्थान, स्थान, या फिर अवसर, ठीक है, अवसर आदि का जब बोध होता है तो वहां पर अधिकरण कारक आपका होता है। विभक्ति चिन्ह की बात करें दोस्तों तो विभक्ति चिन्ह इसमें में या फिर पर, ठीक है। में और पर अधिकतर आपको विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा। ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों। तो विभक्ति चिन्ह की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह से में और पर आपको अधिकतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, किस पर बैठी है, तो पेड़ पर बैठी है। घड़े में पानी है, तोता डाल पर बैठा है, वो मैदान में खेल रहे हैं, तो ये सभी जो है अधिकरण कारक के अंतर्गत आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, अंगोछा जो है किसका तद्भव है? बताइए अंगोछा जो है किसका तद्भव शब्द है? तो अंग रखा, अंग प्रौंचा, अंत्र, अंग्रहायन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंगोछा जो है दोस्तों वो अंग प्रौंचा शब्द का तद्भव शब्द आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा सीरियल गलत हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अंग प्रौंछा का जो तद्भव रूप होता है दोस्तों वो अंगोछा जो है होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों, धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। बताइए धूरी का जो है मानक शब्द रूप क्या होगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान, पृथ्वी केंद्र, धर्म, या फिर धूल। तो जो सबसे अधिक उत्तर आएगा दोस्तों पृथ्वी केंद्र पर इसका उत्तर आएगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। धूल का मानक शब्द रूप की अगर बात करें तो वो धूल जो है हो जाएगा। डी नंबर जो है इसका सही उत्तर आपका होगा। इसी तरह से रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है? बताइए रेल मंत्री जो है ये किस कोटि का शब्द है? तो रेल और मंत्री यानी कि रेल और क्या, मंत्री, ठीक है। रेल आपको पता है, तो रेल तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी का है। अगर मंत्री की बात करें दोस्तों तो मंत्री हिंदी भाषा का शब्द है, ठीक है। जब दो शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं में मिलकर एक शब्द की रचना करते हैं तो वो शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? संकर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई दो शब्द होंगे अलग अलग भाषाओं के मिलकर एक शब्द की रचना करेंगे, जैसे कि यहाँ पर रेल और मंत्री यानी कि रेल मंत्री, तो ये सभी संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसी तरह से रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, ठीक है। घुड़सवार, घुड़सवार, राजमहल, राजमहल। इसी तरह से आपका हो जाएगा जेल यात्रा, ठीक है। तो ये सभी आपके संकर शब्द जो है कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए किस में उपसर्ग नहीं है पूछा गया है।
उपसर्ग किस में नहीं है? मिलान में नहीं है। अधर्म, सुपुत्र, सुकर्म। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। मिलान में जो है कोई उपसर्ग नहीं है। इसी तरह से अधर्म में आ उपसर्ग है और धर्म आपका जो है मूल शब्द है। ठीक है, सुपुत्र में सु आपका हो जाएगा, सुकर्म में भी सु आपका जो है हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में जो है कोई आपका उपसर्ग नहीं है, तो यही जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रत्यय होता है। बताइए प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? तो प्रत्यय जो होता है शब्दांश यानी कि शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाता है या फिर कोई बदलाव लाता है या परिवर्तन लाता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। प्रत्यय दोस्तों इसको शब्दांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्यांश, पद्यांश, पदांश, ये तीनों जो है आपके गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? सर्वनाम, संज्ञा, परसर्ग या फिर विशेषण। तो ये तीनों आपके जो है गलत हैं। परसर्ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्रत्यय दिया होता तो वो भी सही हो जाता। ठीक है, प्रत्यय या फिर परसर्ग, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है थोड़ा सा भी प्रमाद आपकी सफलता को किसमें बदल सकता है? तो यहाँ पर जो है हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है दोस्तों। थोड़ा सा भी प्रमाद, प्रमाद का अर्थ अगर आपको जो है पता होगा तो यहाँ पर जो है बड़ी आसानी से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। प्रमाद का अर्थ होता है दोस्तों आलस्य। क्या होता है? आलस्य। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया थोड़ा सा भी आलस्य आपकी सफलता को असफलता में बदल सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? असफलता हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनुज का विलोमार्थी यानी कि विलोम है? बताइए मनुज का विलोमार्थी। तो मनुज का यहाँ पर अर्थ होता है मानव से, तो मानव का हो जाएगा दानव यानी कि दनुज। दनुज को ही दानव कहते हैं, तो सी नंबर जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनुज का विलोमार्थी है? ये प्रश्न जो है 2 बार रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा कौन सा शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पयोधी, जलद, जलधि या फिर वारिध। तो इसमें से जो आपके चारों ऑप्शन है बिल्कुल सही है दोस्तों। एक ऑप्शन इसमें जलाधिप आपको देखने को मिलेगा, जलाधिप, जो कि जो है टाइपिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया इसलिए ये ऑप्शन नहीं ऐड हो पाया। तो जलाधिप जो ऑप्शन है ये आपको इस प्रश्न में जरूर देखने को मिलेगा, तो यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। जलाधिप जो है वरुण का पर्यायवाची है। ठीक है, इस प्रश्न में यही ऑप्शन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी की जगह, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अगला देखिएगा, आधी रात का समय क्या कहलाता है? बताइए आधी रात का समय क्या कहलाता है दोस्तों? तो आधी रात का जो समय होता है वो होता है दोस्तों निशीथ। क्या होता है? वो निशीथ होता है आपका आधी रात का समय। विभावरी की बात करें दोस्तों, विभावरी किसको कहते हैं? तो तारों भरी जो रात होती है, तारों भरी रात, इसको दोस्तों विभावरी कहते हैं। निशा किसको कहते हैं? निशा रात्रि को कहते हैं। ठीक है, सरवरी की अगर बात करें तो चांदनी रात जो होती है वो सरवरी कहलाती है। ठीक है, चांदनी रात। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, बताइएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, नए प्रश्न है आपके, नए पैटर्न के प्रश्न है। इस समय परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्वल्पाहार, पथ्य, उपाहार या फिर पाथेय। तो दोस्तों पाथेय जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। पाथेय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पाथेय जो है कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भावुक या फिर भावुक, भाव प्लस का या फिर भाव प्लस उक। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाव प्लस उक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब ए आए, ओ आओ के बाद कोई स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है? अय हो जाता है, आय। ठीक है, इसी तरह से ए का हो जाता है आय, इसी तरह से ओ का अब हो जाता है। ठीक है, और अव का आव हो जाता है, आव। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ओ का है तो ओ का क्या हो गया? आव हो गया, यानी कि भाव। तो यहाँ पर संधि क्या हो जाएगी दोस्तों? अयादी संधि। ठीक है, संधि पूछता है कौन सी संधि है, तो अयादी संधि है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिस समास का कोई पद दोस्तों प्रधान नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं? बताइए। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं, तो वहां पर जो है आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है और जो दो पद होते हैं दोस्तों वो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द की प्रधानता बताते हैं, वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके अंतर्गत लंबोदर, ठीक है, पंकज, चतुर्भुज, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी गणेश जी, तो लंबा है जिसका उदर, ये दोनों जो शब्द हैं दोस्तों ये किसकी विशेषता बताए? तीसरे शब्द की, अर्थात गणेश जी की। तो ये सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे।
अगला देखिएगा, शायद पिताजी आ जाएं। क्या है? शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है, बताइए। शायद पिताजी आ जाएं तो किस प्रकार का वाक्य है? ये प्रश्न आप सभी को कमेंट में बताना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हम काफ़ी बार जो है इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हल कर चुके हैं। तो एक प्रश्न आपका ये हो गया। इसके अलावा एक प्रश्न आपका और बचा है, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? तो ये भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। दो प्रश्न कुल आपके लिए हैं दोस्तों, तो इन दो प्रश्नों का उत्तर आप सभी लोग फटाफट कमेंट में दीजिएगा। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट है इसकी हम लोग यहीं पर समाप्ति करते हैं, क्योंकि हमने इसमें 36 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र किया है। मिलते हैं इससे आगे वाले दूसरे प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।